3 दिसंबर 1984 भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी त्रासदी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। तकरीबन रात के 11 बजे कुछ वर्कर्स को आंखों में जलन महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि कहीं से गैस लीक हो गई होगी। कुछ वर्कर्स ने देखना शुरू किया कि आखिर गैस कहां से लीक हो रही है। उनमें से एक वर्कर की नज़र उस जगह पर पड़ी जहां से थोड़ा थोड़ा लिक्विड गिर रहा था। साथ ही साथ वहां से पीले रंग की गैस भी निकल रही थी। ये देखकर उस वर्कर ने अपने सीनियर्स को बताया, लेकिन उनको लगा शायद ये पानी निकल रहा होगा। बड़े बड़े प्लांटों में अक्सर ऐसा होता रहता है। उन्होंने कहा पहले टी ब्रेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसको। मान लो एक तरह से इग्नोर ही कर दिया। हर रोज की तरह वो चाय पीने गए लगभग रात के 12 बजे के आसपास, लेकिन 12:45 तक ये स्मेल कुछ ज्यादा ही हो चुकी थी। तब वर्कर्स ने आंखों में पहले से ज्यादा जलन महसूस की। धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ तेज खांसी भी होने लगी। इसके बाद अगले 2 घंटों में ये गैस हवा में घुलकर पूरे वातावरण में फैल जाती है, लोगों के घरों में घुसने लगती है। अगले 2 दिन में यह गैस इतना विकराल रूप धारण कर लेती है जिसे हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, जिसे भोपाल की गैस ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। इसे भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि इसमें गलती किसकी थी? वर्कर्स की गलती थी या इस कंपनी के मालिक की, या फिर प्रशासन की गलती थी? तो चलो दोस्तों विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ, ये फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड कंपनी की। ये कंपनी 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी है। शायद आप इसका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको जरूर जानते होंगे, जैसे एवरेडी बैटरी। इसके अलावा ये रॉकेट फ्यूल भी बनाती है। पूरी दुनिया में इसकी फैक्ट्रियां फैली हुई है जो केमिकल्स प्रोवाइड कराती हैं। केमिकल्स को बनाने के लिए यह एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी। इस कंपनी में गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी थी। साल 1969 में पहली बार इस कंपनी ने भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला स्पेशल इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका नाम था सेविन। इस सेविन को बनाने के लिए एक केमिकल्स की जरूरत होती थी जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, यानी MIC। ये एक तरह का बहुत ही खतरनाक जानलेवा केमिकल है। शुरुआत में MIC को इंडिया में इंपोर्ट करके मंगवाया जाता था सेविन बनाने के लिए। दोस्तों ये हादसा होने की शुरुआत 1980 में हो चुकी थी। इस कंपनी को काफ़ी नुकसान होने लगा। ये कंपनी घाटे की ओर जाने लगी, पैसे लूज करने लगी थी। पैसे लूज करने की वजह से इस कंपनी ने निर्णय लिया कि वो MIC को बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय खुद ही इसका उत्पादन करेगी। ये पहला रेड अलर्ट था, क्योंकि इस तरह से केमिकल को बनाना और उसे मिक्स करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन सरकार के द्वारा UCIL को परमिशन दे दी गई और फिर इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से कंपनी को निर्देश दिया गया था कि वो भोपाल के लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाए। उनको बताए कि इस कंपनी में घातक केमिकल्स का उत्पादन हो रहा है और बताया कि आपातकाल की स्थिति में कैसे इसे निपटना है। लेकिन इस कंपनी ने कभी भी इस प्लान को लोगों को नहीं बताया। लेकिन साल 1981 तक इस कंपनी के कंपटीशन में और भी कंपनियां आ चुकी थी जिनके प्रोडक्ट्स इनसे सस्ते और बेहतर थे, जिसकी वजह से इसकी सेल्स नीचे गिरने लगी। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी पर प्रेशर बना। ऐसा करने के लिए इन्हें अपने प्रोडक्ट सस्ते करने पड़े, इन्हें पैसे बचाने पड़े, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। कंपनी में जितने कर्मचारी काम कर रहे थे उन्हें कम कर दिया गया। जिन कर्मचारियों को अच्छा अनुभव था, एक्सपीरियंस था, उनकी ज़्यादा सैलरी की वजह से उनको हटा दिया गया। उनकी जगह नए कर्मचारी हायर किए गए। वो अक्सर अंडर क्वालिफाइड होते थे। सेफ्टी प्रिकॉशन को इग्नोर किया जाने लगा पैसे बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पाइप खराब हो जाती तो उसे बदलने की बजाय उसको रिपेयर कर दिया जाता। इसमें काम कर रहे वर्कर्स को चिंता होने लगी, लेकिन बावजूद इसके फैक्ट्री में खतरनाक केमिकल्स बनता रहा। ऐसा नहीं था कि इस लापरवाही के लिए किसी ने सूचित न किया हो। पहले जो ट्रेंड यूनियन थी उस एरिया में, उन्होंने आने वाले खतरे के लिए आगाह किया था, लेकिन उस यूनियन के लीडर को अपनी जाब से हाथ धोना पड़ा और उनकी डिमांड नहीं सुनी। लेकिन एक शख्स ऐसे भी थे जो इस फैक्ट्री में पूरे इश्यू को गहराई से जानते थे, लेकिन उनकी हत्या हो गई इसी फैक्ट्री में, जिनका नाम था मोहम्मद अशरफ। मरने से पहले उन्होंने अपने दोस्त को बताया था कि वो चिंतित है इस प्लांट को लेकर। उन्हें लगता था कि यहाँ काम ढंग से नहीं हो रहा। तो फिर उन्होंने अपने एक दोस्त राजकुमार केसवनी को बताया कि जो कि पैसे से एक पत्रकार थे। इसके बाद राजकुमार केसवनी अपने काम में लग गए। उन्होंने जानने की कोशिश की कि फैक्ट्री के अंदर काम कैसे हो रहा है। सब जानने के बाद पूरे प्लांट पर एक रिपोर्ट लिखी। यहाँ कितने घटिया सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक ये था कि बचाइए हजूर, इस शहर को बचाइए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा,
यहाँ पर डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि इस प्लांट के पास भोपाल की 20% पॉपुलेशन रहती है, जो कि खतरनाक हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, क्योंकि राजकुमार केशवनी को कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी इन केमिकल्स के बारे में। इन्हें कहीं पढ़ा था कि इस प्लांट में फोस्जीन का इस्तेमाल होता है। फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो वही गैस है जो जर्मनी में वर्ल्ड वार 2 के दौरान चैम्बर में यूज की जाती थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में वार्निंग देते हुए लिखा, न समझोगे तो मारे जाओगे। उन्होंने तत्कालीन चीफ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट तक को लिख दिया था, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। अब आज के समय में कह सकते हैं कि इन्होंने तो पूरा एफर्ट लगाया था इस डिजास्टर को लेकर, लेकिन न तो सरकार ने यकीन किया इनकी बातों पर, ना कंपनी ने, और लोग इनको पागल समझ रहे थे कि ये कुछ भी बोले जा रहा है। थोड़ा ध्यान से समझते हैं उस प्लांट के अंदर क्या चल रहा था। MIC को लिक्विड फेम में 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जाता था। E610, E611, E619, E610 और E611 को पूरा भर दिया जाता था, लेकिन E619 को इमरजेंसी के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से इन दोनों टैंक्स को 60% से ज़्यादा नहीं भरना था। आपको बता दें कि यह हादसा कभी ना होता अगर MIC में पानी न मिलता, क्योंकि MIC प्लस वाटर एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है। पानी के अलावा हवा के साथ भी संपर्क में आता है, तो क्योंकि हवा में मॉइस्चराइजर्स होता है, इसके बाद जो रिएक्शन होता है उसे एक जहरीली गैस उत्पन्न होती है जो बहुत ही डेडली होती है। यहाँ काम कर रहे वर्कर की रूटीन ये थी कि इन पाइप को साफ किया जाए, और जब भी MIC को बाहर निकाला जाता था उसे सेविन बनाने के लिए उसे सेफली निकाल लिया जाता था। जैसा कि 3 टैंक्स थे, इनमें से 2 को 60% से ज़्यादा नहीं भरना था और तीसरे को खाली रखना था इमरजेंसी के लिए। लेकिन उस रात तीसरे टैंक को भी भरा गया था, उसमें भी MIC थी। पैसे बचाने के लिए ज़्यादा MIC को स्टोर किया जा रहा था। इन 3 टैंकों में से 2 का प्रेशर भी सही नहीं था, जो MIC का लेवल दिखाता है। वो इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा था। टेम्परेचर हाई होने पर एक अलार्म बजता था, वो भी काफी दिनों से काम नहीं कर रहा था। कुल मिलाकर सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इन टैंकर में ज्यादा पानी घुसने की वजह से ऊपर की कंक्रीट फट गई और खुले आसमान में काला धुआं जाने लगा। उस समय आप देखोगे तो भोपाल की पॉपुलेशन 8.5 लाख के करीब थी और 20% पॉपुलेशन इस फैक्ट्री के आसपास रहती थी। जिस समय गैस लीक हुई, बदकिस्मती से उस समय हवा का रुख शहर की तरफ था। अगर उस दिन हवा किसी और दिशा में बह रही होती तो हजारों जाने जाने से बच सकती थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के नजदीक रेलवे स्टेशन और जयप्रकाश नगर था। जयप्रकाश नगर से ही फैक्ट्री वाले लेबर हायर किया करते थे। पास में होने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें इन्हीं 2 एरिया में हुई थी, रेलवे स्टेशन और जयप्रकाश नगर। जिस समय गैस लीक हुई थी वो सर्दियों के दिन थे। जो लोग रजाई अपने मुंह पर ढककर सो रहे थे वो तो बच गए, लेकिन जो लोग ओपनली सोए हुए थे इनकी आंखों में जलन होने लगी, उल्टियां और चक्कर आने लगे और दम घुटने लगा। उस रात इंसानों के अलावा 2000 से ज्यादा जानवरों की भी मौत हो गई। मदद के लिए जब लोग भागने लगे तो सबसे पास में ये 2 हॉस्पिटल थे, हमदिया हॉस्पिटल और जयप्रकाश नगर मेडिकल कॉलेज। सुबह के 3 बजते बजते इन हॉस्पिटल्स की ऐसी खतरनाक हालत हो गई थी जो कभी आपने कोरोना काल में भी नहीं देखी होगी। खबर ये भी आई थी कि डॉक्टर ने मरीजों को फेक गोलियां भी दी थी ताकि उनको लगने लगे कि उनका इलाज शुरू हो चुका है। डॉक्टर खुद ये नहीं समझ पा रहे थे कि लीक कौन सी गैस हुई है, बीमारी क्या है, दवाइयाँ कौन सी देनी है। पोस्टमार्टम की कंडीशन भी इतनी खराब थी कि 5-10 मुर्दों में से एक का ही पोस्टमार्टम किया जा रहा था, क्योंकि सिम्टम सब में एक जैसे ही थे। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि सरकार ने फैक्ट्री इंजीनियर को सायरन न बजाने के ऑर्डर दिए थे ताकि शहर और लोगों में पैनिक न फैले। दोस्तों, आपको बता दें कि जब सरकार किसी हादसे में इन्वॉल्व होती है तो मौत के आंकड़े को बहुत ही कम करके दिखाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया था कि सिर्फ 3000 लोग मरे थे, लेकिन वहाँ के लोग, डॉक्टर, NGO क्लेम करते हैं कि 2 और 3 दिसंबर की रात को 10,000 लोग मारे गए थे। और भोपाल गैस लीक की वजह से आज तक 30,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस समय गैस लीक हुई थी उस समय भोपाल की पॉपुलेशन 8.5 लाख और उनमें से 5.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। प्रभावित कैसे हुए? कोई अंधा हो गया, कोई पैदा ही विकलांग हुआ, कुछ लोग आज भी कैंसर से जूझ रहे हैं। आखिरकार सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी कारणवश फैक्ट्री में गैस लीक हो जाए तो क्या उसके बचाव के साधन नहीं थे? बिल्कुल थे। टोटल 3 सेफ्टी मेजर थे। फिर ये तीनों ही सेफ्टी मेजर्स समय रहते काम क्यों नहीं आ पाए? सबसे पहला सेफ्टी मेजर था वेंट गैस
सबस रबर। अगर कोई भी गैस लीक हो जाए तो उसे कॉस्टिक सोडा के थ्रू निकालकर उसे यूजलेस बनाने का काम इस वेंट गैस सबस रबर में होता था, लेकिन उस दिन ये बंद पड़ा था। दूसरा सेफ्टी मेजर था फ्लेयर टावर एक्सीडेंटल MIC गैस लीक को पब्लिक में जाने से पहले उसे रोकने के लिए फ्लेयर टावर लगाया गया था, लेकिन जब गैस लीक हुई तो ये फ्लेयर टावर भी काम नहीं कर रहा था। बाद में जांच से पता चला कि पाइप का रिप्लेसमेंट का काम उस फ्लेयर टावर में बचा हुआ था, जिसमें सिर्फ 2 घंटे का समय लगता, लेकिन कंपनी ने इसको भी इग्नोर किया हुआ था। तीसरा सेफ्टी मेजर ये था कि जैसे ही गैस लीक हो रही थी तो उस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता जहरीली गैस को नाकाम करने के लिए, लेकिन उस दिन ये भी काम नहीं आया क्योंकि इनके पाइप ही छोटे पड़ गए, पानी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। भोपाल गैस ट्रेजेडी के ठीक 4 दिन बाद इस कंपनी का ओनर एंडरसन अमेरिका से भोपाल आता है, जिसको आते ही अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसको अरेस्ट कंपनी रेस्ट हाउस में ही किया जाता है, उसको गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और कुछ ही घंटों बाद उसको बेल दे दी जाती है, वो भी फिल्मी अंदाज में। फिर उसको कंपनी की ही गाड़ी में भोपाल एयरपोर्ट ले जाया जाता है और वहाँ से स्पेशल प्लेन से दिल्ली भिजवाया जाता है। फिर दिल्ली से एंडरसन वापस अमेरिका चला जाता है, जो फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी जिस तरह से एंडरसन को ट्रीट किया गया, वो किसी भी एंगल से भोपाल गैस पीड़ितों को जस्टिस नहीं देता। एंडरसन को इस तरह से भागने में मदद करने के लिए सुषमा स्वराज ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराया था। सुषमा स्वराज ने 2015 में बताया कि राजीव गांधी ने उनके दोस्त मोहम्मद यूनिस के कहने पर वारेन एंडरसन को भारत से भागने में मदद की थी, क्योंकि मोहम्मद यूनिस का बेटा आदिल शेरियार 35 वर्षों से अमेरिकन जेल में बंद था और डील ये हुई थी कि यहाँ से एंडरसन को छोड़ा जाएगा और वहाँ से आदिल शेरियार को। गांधी फैमिली ने सुषमा स्वराज के इस आरोप को झूठा बताया, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि इंडियन सिविल सर्वेंट यूनिस जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के काफी करीबी थे। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।